स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 9th में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वेग समय ग्राफ। इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें हमने बताया कि दूरी समय ग्राफ क्या होता है। दूरी समय ग्राफ के बारे में बताया गया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। इसमें जो है वेग समय ग्राफ यानी कि वेग का समय के साथ हम नोटेशन ग्राफ के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप ही चल रहे हैं तो आप समय के साथ चलते हैं। मान लीजिए कि 10 बजे अपने घर हैं और आप बाजार में चलना शुरू कर दिए बाजार जाने के लिए, तो आप जो है 10 मिनट में बाजार में चले गए। तो कितने बजे गए बाजार में? 10:10 पे। तो यानी कि आप किसके साथ चले? समय के साथ चले, ठीक है। तो यानी कि कोई भी वस्तु, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसी चीज को जो है यानी कि जो वेग में परिवर्तन समय के साथ होता है उसको हम लोग ग्राफिकली दिखा सकते हैं, ग्राफ से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए करते क्या है, तो एक जो है एक्सिस बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने के बाद समय और वेग को हमको दिखाना होता है। एक अक्ष पर हम समय को दिखाते हैं, दूसरे अक्ष पर हम वेग को दिखाते हैं। तो अब जो है एक्स अक्ष पर समय को दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर समय को दिखाते हैं और वाई अक्ष पर किसको दिखाते हैं? वेग को दिखाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इतना काम करने के बाद अब इसके लिए 3 स्थितियां बनती हैं भाई। वेग के लिए जो है देखिए 3 स्थितियां बनेंगी। क्या बनेंगे 3 स्थितियां? तो पहली स्थिति ये होगी कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। एक समान चाल, एक समान वेग आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। वो अपने दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट लाइए, ठीक है। एक समान चाल से या एक समान वेग से क्या हो? गतिमान हो। और दूसरी स्थिति बनेगी कि जब वस्तु समान रूप से त्वरित गति में हो, ठीक है। और तीसरी स्थिति बनेगी कि जब वस्तु असमान रूप से क्या हो? त्वरित गति में हो, यानी कि त्वरण से गतिमान हो, ठीक है। तो अब जो है पहला आइए डिस्कस करते हैं कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो या वेग से गतिमान हो, तो इस दशा में क्या होगा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं होगा। समान चाल से गतिमान होने का मतलब कि समान चाल मतलब अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, मान लीजिए कोई गाड़ी है और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही है हमेशा। समय भले ही क्या हो रहा है? बदल रहा है। समय भले ही क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है वेग नहीं बदल रहा है, यानी कि चाल उसका क्या हो रहा है? नहीं बदल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक समान चाल से क्या है? गतिमान है। तो अब इसके लिए ग्राफ कैसे प्राप्त होगा भाई? तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और वो किसके समांतर होगी? तो समय के अक्ष के समांतर होगी, समय अक्ष के समांतर होगी। समय अक्ष कौन सा है भाई? यक्ष अक्ष है। आप देख सकते हैं कि समय अक्ष कौन सा है? तो यक्ष अक्ष है, ठीक है। अब जो है अब देखिए, अब यहां समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि ये किस तरह से होगा। तो एक सीधी रेखा कैसे प्राप्त होगी? मान लेते हैं कि वस्तु जो है गतिमान है और उसकी गति कितनी है भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो यहां से ये इसी वेग से क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है गाड़ी। तो हमेशा ये बरकरार है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही बढ़ रही है। लेकिन समय क्या हो रहा है? समय तो बदलेगा ना, समय तो रुकेगा नहीं, समय तो कांस्टेंट हो नहीं सकता। तो अब देखिए, तो समय अक्ष पे तो बढ़ेगा, लेकिन इस वाई अक्ष यानी वेग के अक्ष पर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि एक सीधी रेखा प्राप्त होगी कि नहीं होगी? आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, आप यहां चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए, कहीं पर भी मिला के देखिए तो कौन बढ़ रहा है भाई? देख लीजिए कौन बढ़ रहा है? तो समय बढ़ रहा है। देख लीजिए यहां पर कुछ समय कोई और समय होगा, यहाँ पर कुछ और समय हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और समय हो जाएगा, मिलाते जाइए। लेकिन देखिए क्या वेग के अक्ष पे बढ़ रहा है क्या? ये नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब वेग क्या है? इसका कांस्टेंट है। यानी समय अक्ष पे तो वही बढ़ रहा है। देखिए समय अक्ष पे लाइन बढ़ रही है, लेकिन
वेग अक्ष पे नहीं बढ़ रहा है, वेग अक्ष का मतलब वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इसका वेग क्या है, फिक्स है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो अब ये जो है ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा और भी क्या क्या होते हैं इसमें, तो यहाँ पे सब लिखा गया है। देखिए चित्र 1 में रेखा ए बी, यानी कि रेखा ए बी मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया ए और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया क्या बी, तो ए बी एक रेखा बन रही है। तो ए बी रेखा क्या शो कर रहा है कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो उसके लिए ग्राफ क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अब एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल को, अब एक चीज याद दिलाना मैं चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है, वेग या चाल, देखिए वेग बराबर होता है दूरी बटा, दूरी नहीं लिखते हैं वेग के केस में, क्या लिखते हैं, विस्थापन, विस्थापन बटा क्या होता है, समय, ठीक है। तो अब जरा विस्थापन क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय होगा कि नहीं होगा, वेग गुणे क्या होगा, समय, ठीक है। तो वेग गुणे समय, अब आइए यहां पर इस पे समय है और इस पर क्या है, वेग है, तो समय और वेग का गुणनफल जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एक क्षेत्रफल मिलेगा, देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि हम यहां से अगर मिला दें नीचे की तरफ, यहां से अगर हम नीचे की तरफ मिला दें और मान लेते हैं कि ये किस पर मिल रहा है, ये T1 पर मिल रहा है, और यहां से अगर हम इसको मिला दें नीचे की तरफ, यहां से हम इसको नीचे की तरफ मिलाएं अगर, ठीक है, लंबवत, तो ये मान लेते हैं कहां पर मिल रहा है, T2 पर मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो कवर्ड एरिया है, ये जो कवर्ड एरिया, ये देख रहे हैं, ये कवर्ड एरिया किसके द्वारा कवर किया गया, तो इस लाइन के द्वारा, और किस अक्ष के समांतर, तो इस एक्स अक्ष के समांतर, यानी इन दोनों के बीच में जो कवर्ड एरिया होता है, जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्रफल ही क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो सीधी रेखा मिल रही है, इसके द्वारा नीचे की तरफ जितना एरिया कवर्ड है एक्स अक्ष से, वो क्या होता है, विस्थापन कहलाता है। आप देख सकते हैं यहां से कि वेग गुणे समय, तो देखिए इस पर समय को दिखाया गया है, उस पर वेग को दिखाया गया है। तो ये जो है समय और वेग, तो देखिए अगर इसको लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्र, ठीक है। तो अब इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं चित्र में, आप देखेंगे चित्र में जो है यहां से एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होता है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, कि वेग और समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है। जो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ कौन सा है, ये एबी, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्र होता है, समय अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। आप देख सकते हैं ये घिरा क्षेत्र है, ठीक है। अब जो है चित्र 1 में हम क्या लिखेंगे, इसके लिए जो है यहां से हम बना सकते हैं, कैसे लिखेंगे, चित्र 1 में आप देखेंगे ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, चित्र में ABCD का क्या क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। अब AB तो है, इसको C मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, D मान लीजिए, तो ABCD का क्षेत्रफल ही क्या कहलाएगा भाई, इसका विस्थापन कहलाएगा। ABCD का क्षेत्रफल, यहां लिख देते हैं, ABCD का क्षेत्रफल विस्थापन होगा, विस्थापन होगा। ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, विस्थापन होगा, अर्थात विस्थापन यस बराबर, यस से विस्थापन को डिनोट करते हैं, विस्थापन एस बराबर, आप देख सकते हैं कि क्या होगा भाई, AB, यानी कि AB, तो AB कितना है, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से यहां तक, ठीक है। तो अगर इसको मान लीजिए कि हम लोग V मान लें, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लें, V मान लें, तो 0 से V ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, V माइनस 0 गुणा क्या हो जाएगा, यानी कि AB का मतलब T2 माइनस T1, तो ये T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1, जो क्या है, समय है,
तो ये आपका निकल के क्या आ जाएगा, विस्थापन निकल के आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि 10 सेकंड है और यहाँ 10 घंटा, और यहाँ पर क्या है 20 घंटा, और इस पर जो है 0, और यहाँ पर वेग मान लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 10 घंटा है और यहाँ पर मान लेते हैं कितना है 20 घंटा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यहाँ पर है। ठीक है, वेग उसका। तो अब जो है अगर आप लोगों को विस्थापन निकालना होगा तो क्या निकालेंगे भाई, तो यहां से यहां तक 10 में से क्या 20 में से क्या करेंगे, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां रखेंगे ना T2 माइनस T1, तो क्या निकल के आएगा। देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं आप लोगों को। तो V का मान कितना है 40 गुणा 40 और माइनस क्या 0 और इंटू T2 का मान कितना है 20 और माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 10, तो यानी कि कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो ये 400 किलोमीटर का विस्थापन होगा। ठीक है, कितने समय अंतराल में, तो 10 घंटे से 20 घंटे, यानी कि 10 घंटे में टोटल कितना विस्थापन होगा, कितनी दूरी तय होगी उसके द्वारा, दूरी का परिमाण, विस्थापन का परिमाण कह सकते हैं। ये कितना होगा 400 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अब जो है आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं इसका। जब वस्तु एक समान रूप से त्वरित गति में हो, एक समान रूप से त्वरित गति में हो, इसमें और इसमें फर्क है। एक समान चाल से गतिमान है और ये एक समान रूप से त्वरित गति में है। समझिएगा, त्वरित गति। ठीक है, त्वरित गति का मतलब कि वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन समान रूप से हो रहा है। ठीक है, समान समय अंतराल में समान रूप से हो रहा है। जैसे अब वो फिक्स नहीं है कि इस केस में फिक्स नहीं है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, बल्कि ये कहा जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 5 मिनट का अंतराल लिया तो 5 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो अगले 5 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो अगले 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। मतलब कि जो है समान समय अंतराल में जो उस वेग में परिवर्तन हो रहा है वो एक रेशियो में हो रहा है, समान रूप से हो रहा है। तो अब उस केस में समान रूप से होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ देखिए। इस दशा में वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, समान रूप से होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल आप लोगों को बताया, जिससे सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए, सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए, ठीक है, वेग समय ग्राफ क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलती है इसमें भी। लेकिन सीधी रेखा कैसे मिलेगी, तो कहां से स्टार्ट होगी, तो मूल बिंदु से स्टार्ट होगी। ठीक है, मूल बिंदु से आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ती है, जैसे चित्र 2 सब लिखा हुआ है। अब यहां से जो है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अब निकालने का प्रयास करेंगे कि इसमें अगर विस्थापन निकालना हो हम लोगों को कितना होगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यहां पे लिखेंगे। अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसको बोल सकते हैं विस्थापन का परिमाण भी बोल सकते हैं, विस्थापन का परिमाण बराबर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे कि इस फिगर में कोई जो है पर्टिकुलर रीजन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपका A है और ये पॉइंट क्या है आपका B है, तो अब इसको नीचे मिला देंगे ऐसे। ठीक है, समय अक्ष पर इसको क्या करेंगे भाई, मिला देंगे ऐसे। तो समय अक्ष पर इसको क्या करिए भाई, मिला दीजिए ऐसे। समय अक्ष पर इसको क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, अब जो है इधर से भी इसको मिला दीजिए, यानी कि मिलाने का मतलब कि ये एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ए बी सी डी और ई, ये ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होगा, इस पर जो है हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे समय क्या है T1 और यहां पर समय क्या है T2। ठीक है, इस पर समय को दिखाया गया है T1 और T2। तो देखिए, यानी कि यहां से और यहां तक अगर देखा जाए तो ये जो है, ये ग्राफ जो बन रहा है, तो इसके नीचे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। तो ये घिरा हुआ क्षेत्र है,
आप देख सकते हैं, ये घिरा हुआ क्षेत्र है पूरा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा या दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को ये समझना है, यहां से लिखना है क्या कि ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, दूरी या विस्थापन का परिमाण बराबर ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई, यानी कि ये पूरे का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो देखिए यहां से ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और ए सी डी ई क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो अब क्या लिखेंगे भाई, लिख सकते हैं बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस अलग अलग निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो पूरे क्षेत्र का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल प्लस क्या निकलेगा भाई, ए सी डी ई का क्षेत्रफल क्या बन रहा है, ये तो आयत बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, AC और ऊंचाई क्या है, BC। ठीक है, तो ये हो गया आपका, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई AC और चौड़ाई CD, तो AC गुणा क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या निकल के आ जाएगा भाई, विस्थापन निकल जाएगा यहां से। ठीक है, यहां पर इसके द्वारा यानी कि इस ग्राफ के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, और वही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग आंकिक मान पुट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंकिक मान पुट कैसे करेंगे, तो इधर जो है, इधर भी आप जो है ये बेग वाले एक्सिस पे मिलाएंगे इसको, और यहां से इसको भी क्या करेंगे भाई, यहां से इसको भी आप बेग वाली एक्सिस पे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसको बेग वाली एक्सिस पे मिला देंगे, कहां पे मिल रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहां से समय वाले एक्सिस पे बढ़ ही रहा है, T2 माइनस T1 करेंगे तो ये नीचे वाला निकल जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग जो है घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर ये 10 है और ये 20 है तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है और यहाँ पे 10 है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हमने इसमें बताया वैसे इसमें भी पुट करके आप क्या कर सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ भाई, इसका तीसरा कंडीशन डिस्कस करते हैं, जब वस्तु असमान त्वरण से गतिमान हो। असमान त्वरण का मतलब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न उसका वेग हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ जो मिलता है वो किसी भी आकृति में मिल जाएगा। ठीक है ना, उसका आकृति फिक्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पहला वाला देखिए चित्र 3.1, तो यहां से इस एक्सिस पे समय को, इस एक्सिस पे वेग को, यानी कि एक्स एक्सिस पे समय को और वाई एक्सिस पे वेग को दिखाया गया है। तो अब देखिए यहां से ये जो है, देखिए ये जो है कहीं भी इस पॉइंट पे चेक करिए, जैसे मान लीजिए कि ए है और ये बी, यहाँ पर C और यहाँ पर D, इस तरह से आप बिंदु को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो अब 0 से आप A तक चलिए, तो 0 से A पर चेक करिए, तो हर बिंदु पर ये वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं, बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है, देखिए लगातार बढ़ रहा है। कहीं पर भी आप यहाँ पे मिलाएंगे इससे वेग वाले एक्सिस से, तो यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे वेग यहाँ था, इस पॉइंट पे यहाँ आ गया, पीक पॉइंट पे देखिए और ऊपर चला गया। समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब ही A पे गया तो A से अब B के बीच में क्या हो रहा है, घट रहा है लगातार। A से B के बीच में घट रहा है, यहाँ चेक करिए, तो अब इधर मिलाइए ये वेग वाले एक्सिस पे, यहाँ मिलाइए तो देखिए नीचे आ गया ना, तो इसका मतलब A से B तक क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक वैसे ही B से C के बीच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर C से D के बीच में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कभी वेग बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो है ये असमान त्वरण की स्थिति में ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि वस्तु का वेग क्या हो रहा है, हमेशा घटते ही जाए। जैसे मान लीजिए कि वेग, अब देखिए कभी यहाँ पर था और घटते घटते कहाँ आ गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस पे चेक करिए तो वेग यहाँ, इस बिंदु पर चेक करिए तो वेग यहाँ, इस बिंदु पर चेक करिए तो वेग यहाँ, इस बिंदु पर चेक करिए तो वेग यहाँ। तो देखिए वेग लगातार घट रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो वेग अगर लगातार घट रहा है तो ग्राफ क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है पूरा वीडियो समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और आज का वीडियो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।